everyone, welcome back to a new session on editorial analysis and as always हम शुरू करेंगे vocabulary से। vocabulary आपको हेल्प करता है एडिटोरियल को अच्छे से समझने में और साथ ही साथ आपकी vocab स्किल्स डेवलप होते हैं ताकि आप अपने कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएं। और अगर आप अपने कॉम्प्रहेंशन स्किल्स को टेस्ट या इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हर एडिटोरियल के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप उन क्वेश्चंस को आंसर जरूर कर लीजिएगा और अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। नाउ द फर्स्ट वर्ड इज परसुएशन। क्या आप मुझे इसका पार्ट ऑफ स्पीच बता सकते हैं? हर सेशन के शुरुआत में हम वोकैब करते हैं और वोकैब के साथ साथ कुछ मीनिंग्स के साथ साथ हम पार्ट ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन के भी एक्सरसाइज करते हैं। तो आई ओ एन एंडिंग वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? यस, आई ओ एन एंडिंग वर्ड नाउन्स होते हैं। ठीक है, नाउन्स होते हैं। सो मीनिंग देखिए परसुएशन का, परसुएट करना मतलब मना लेना है ना। सो परसुएशन इज द एक्ट ऑफ किसी को मना लेना, परसुएट कर लेना। द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल्स थॉट्स एंड ओपिनियंस। जब आप किसी को मना ले रहे हो मतलब आप अपनी बात के लिए उनको कन्विंस कर ले रहे हो, है ना। आपने जो भी बोला, जैसे भी बोला, लेकिन वो आपकी बात मान गए, तो वो आपकी एबिलिटी है कि आपने उनके डिसीजंस को या थॉट्स को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, कन्विंस किया, इंड्यूस किया, ये सब सिनोनिम्स है। एंटोनिम क्या होगा? इनइफेक्टिव। मतलब आप बोल रहे हो और सामने वाला आपकी बात मान ही नहीं रहा है तो आपकी बात इनइफेक्टिव है। इनइफेक्टिव अनकन्विंसिंग है। इट वुड टेक अ लॉट ऑफ परसुएशन टू गेट हिम टू अग्री टू सच एन ऑफर। यानी कि ऐसे ऑफर के लिए उसको मनाने के लिए बहुत सारा परसुएशन चाहिए होगा, बहुत मनाना पड़ेगा। द नेक्स्ट वर्ड इज डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेट करना ATE एंडिंग वर्ड वर्ब होता है। डेजिग्नेटेड V3 फॉर्म है। ठीक है, V2 या V3 दोनों फॉर्म्स आप कह सकते हैं। ठीक है, डेजिग्नेट करना मतलब किसी को ऑफिशियली असाइन करना। ठीक है, या फिर मार्क करना। ऑफिशियली मार्क कर दिया आपने तो मतलब आपने डेजिग्नेट कर दिया। ठीक है, सो फॉर स्पेसिफिक रोल और पर्पस, किसी काम के लिए या किसी रोल के लिए आपने किसी को ऑफिशियली मार्क किया तो आपने उसे डेजिग्नेट किया है, डेजिग्नेट किया है। ठीक है, नाउ अपॉइंटेड एंड असाइंड। अपॉइंटेड एंड असाइंड एंटोनिम्स क्या होगे? अनस्पेसिफाइड एंड अनअसाइंड। अगर स्पेसिफाइड नहीं है या असाइन नहीं है तो वो एंटोनिम्स हो गए। पाकिस्तान मस्ट हैंड ओवर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट्स टू इंडिया। डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मतलब ऑफिशियली जिनको आतंकवादी करार दे दिया गया है उनको पाकिस्तान को इंडिया के हवाले कर देना चाहिए, हैंड ओवर कर देना चाहिए। नाउ थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड क्या है? ये एक नाउन है। ठीक है, थ्रेशहोल्ड का मतलब होता है द बिगिनिंग पॉइंट और लिमिट ऑफ समथिंग। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं चरम सीमा किसी चीज की। ठीक है, ब्रिंक, वर्ज, ब्रिंक, चरम सीमा। बस हम कहते हैं ना कि अब हर लिमिट पार हो चुकी है, मतलब लास्ट लिमिट किसी चीज की। ठीक है, कंक्लूजन, एंड, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इंडिया इज ऑन द थ्रेशहोल्ड ऑफ अ मेजर मिलिट्री डिसीजन। एक बहुत बड़े मिलिट्री डिसीजन की कगार पे है इंडिया। थ्रेशोल्ड, कगार होना, बिल्कुल किनारे पे होना, कि मतलब यहाँ से या तो फिर बिल्कुल हम कह सकते हैं चरम सीमा है ये, यहाँ से कोई चीज शुरू होने वाली है। ठीक है, या फिर किसी चीज का बिल्कुल अंत होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे मिलिट्री डिसीजन की बिल्कुल कगार पे है, बहुत ही ज्यादा बड़ा मिलिट्री डिसीजन के कगार पे है इंडिया इस वक्त। बॉल्ट, बॉल्ट का मतलब क्या होता है? हेजिटेट करना। बॉल्ट करना मतलब हेजिटेट करना, हिचकिचाना। आप हिचकिचा रहे हो कि नहीं मुझे काम नहीं करना चाहिए ना, दैट्स बॉल्किंग। टू एक्सेप्ट एन आइडिया और अंडरटेकिंग। सिनोनिम क्या है? थ्वाट कर देना। ठीक है, अगर आप किसी चीज से हिचकिचा रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, रुकावट पैदा कर रहा है वो, है ना, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम क्या होगा? बल्क मतलब आप हेजिटेट कर रहे हो, राइट। अब जब आप हेजिटेट कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो किसी चीज से, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? सक्सेसफुल होना या अचीव्ड होना। ठीक है, ही बॉल्कड एट द आइडिया, पीछे हट जाना, बेसिकली पीछे हटो। फिर इसका एंटोनिम क्या होगा? आगे बढ़ने से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, अचीवमेंट से रिलेटेड इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, ही बॉल्कड एट द आइडिया ऑफ वर्किंग ऑन द वीकेंड, यानी वीकेंड पर काम करने के बाद से वो पीछे हट गया। ठीक है, मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन अगेन एन ION एंडिंग वर्ड इज अ नाउन। मोबिलाइज करना, मोबिलाइज करना मतलब इकट्ठे कर लेना। ठीक है, द एक्ट ऑफ असेंबलिंग एंड प्रिपेयरिंग। इकट्ठे करना और तैयार करना, उसको हम कहते हैं मोबिलाइज करना, उसको हम कहते हैं मोबिलाइज करना। डिप्लॉयमेंट, तैनाती, तैनात कर लेना। ठीक है, एक्टिवेशन,
डीमोबिलाइजेशन या फिर विड्रॉवल, पीछे हट जाना, या फिर डीमोबिलाइजेशन इसके एंटोनिम्स है। द मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स इज टू कंट्रोल द एक्सेस अलोंग आवर बॉर्डर। मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स मतलब सैनिकों को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि बॉर्डर से कम लोग एक्सेस कर पाएं, ठीक है। मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स इज टू कंट्रोल द एक्सेस अलोंग आवर बॉर्डर, हमारा जो बॉर्डर है, बॉर्डर से एक्सेस लोगों का कम हो जाए, इसलिए वहां पे सिपाहियों की तैनाती की जा रही है। मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स हो रहा है। रेजिलियंस, ENCE एंडिंग वर्ड भी नाउन होता है, ENCE एंडिंग वर्ड भी नाउन होता है। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन टू रिकवर रेडिली फ्रॉम अ क्राइसिस। कोई क्राइसिस हुआ, बेसिकली बाउंस बैक करने की क्षमता, उसको हम कहते हैं रेजिलियंस। हम क्या कहते हैं? रेजिलियंस। रिकवर कर रहे हो, फटाफट रिकवर करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। रिजल्ट आया, आपकी फेवर में नहीं है, नंबर कम आया, या आपका जो पोस्ट आपको चाहिए, आपको पसंदीदा या आपका चाहिए पोस्ट आपको नहीं मिला, आप दुखियों के देवदास होके एक आध दो अटेम्प्ट बर्बाद नहीं कर रहे हो, या आप पूरा सेशन ही बर्बाद नहीं कर दे रहे हो। एक दो दिन चलो ठीक है दुखी हुए, फटाक से फिर वापस उठ खड़े हुए, बुक उठाया, पढ़ना शुरू। रेजिलियंस है आपके अंदर, ठीक है। स्ट्रेंथ या फिर फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का भी मतलब होता है स्ट्रेंथ। एंटोनिम्स क्या है? रिजिडिटी या फिर इनफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। रिजिडिटी या फिर इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, आप जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। दुखी हैं तो दुख में ही परेशान रहते हैं और आप कुछ पॉजिटिव एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। खुश है तो खुश में इतने मस्त हैं कि आप कभी भी अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं आगे आने वाले स्ट्रगल्स या चैलेंजेस के लिए, ठीक है। सो वो इनफ्लेक्सिबिलिटी होता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी या फिर रिजिडिटी, ठीक है। हर नेचुरल रेजिलियंस हेल्प्ड हर ओवरकम द क्राइसिस। उसका जो नेचुरल रेजिलियंस था, बाउंस बैक करने की क्षमता था, वो आपदा से उसको बाउंस बैक करने में हेल्प किया। हर नेचुरल रेजिलियंस हेल्प्ड हर ओवरकम द क्राइसिस। द नेक्स्ट वर्ड इज कोहेसिवनेस। आप देखिए IVE एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, ठीक है। IVE एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, एक्टिव, पैसिव, अग्रेसिव, पोजेसिव, देख लीजिए कोहेसिव, ठीक है। सो कोहेसिव का मतलब क्या होता है? जोड़ के रखना। अब कोहेसिव में नेस लग गया, नेस वर्ड है नाउन का, तो कोहेसिवनेस का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, मतलब एकजुटता। द क्वालिटी ऑफ फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल, यूनिटी। कोहेसिवनेस का आप समझ सकते हैं एकजुटता, अखंडता या एकता, ठीक है। यूनिटी या फिर सॉलिडारिटी। फ्रैगमेंटेशन, टूटा फूटा होना, एकजुटता ना होना, दैट्स फ्रैगमेंटेशन एंड डिविजन। क्राइसिस ऑफन strengthens the cohesiveness of communities. कम्युनिटीज की कोहेसिवनेस मतलब एकजुटता अक्सर मुसीबत आने पे स्ट्रेंथन हो जाती है। इसका मतलब क्या है? देखिए कई बार होता है ना कि हम कहते हैं ना कि मुसीबत में ही अपने अपनों का पता चलता है ना, क्योंकि जो आपके अपने होते नहीं है वो मुश्किल टाइम में या मुसीबत के टाइम में वो दिखाई नहीं देते हैं, है ना। तो समाज में कितनी एकता है, वैसे भले ही सब अलग अलग अपने रास्ते चलते रहते हैं, लेकिन समाज में कितनी एकता है मुसीबत के टाइम पे ही पता चलता है ना। सो क्राइसिस ऑफन स्ट्रेंथन्स, क्राइसिस में ऑफन स्ट्रेंथन हो जाता है, मजबूत हो जाता है जो कम्युनिटीज का आपस में एकता हो, ठीक है। नाउ zealots, zealots का मतलब क्या होता है? नाउन है ये, ठीक है। पीपल हु आर फैनेटिकली कमिटेड टू अ कोर्स। zealot भी आपकी प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी में कई बार आ चुका है, फैनेटिक भी कई बार आ चुका है, कट्टर लोग, उग्रवादी लोग, ठीक है। zealot मतलब कट्टर होना, कतई या उग्रवादी होना, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? मॉडरेट्स या फिर रियलिस्ट्स, मॉडरेट्स या फिर रियलिस्ट्स। द रीजन हैज फॉलन इनटू द हैंड्स ऑफ रिलीजियस zealots। जो रीजन है, जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो धार्मिक कट्टर लोगों के हाथ में पड़ गया है। the region has fallen into the hands of religious zealots। statecraft, statecraft is also a noun, statecraft is also a noun। ये एक स्किलफुल मैनेजमेंट है, आप समझ लीजिए। स्टेटक्राफ्ट का मतलब मैनेजमेंट ही होता है, स्टेटक्राफ्ट का मतलब मैनेजमेंट ही होता है। ये बहुत ही स्मार्ट और स्किलफुल मैनेजमेंट है स्टेट के, यानी कि सरकार के अफेयर्स का, ठीक है। स्टेट अफेयर्स का अच्छा मैनेजमेंट, उसको हम कहते हैं स्टेटक्राफ्ट। सिनोनिम्स क्या होगा? डिप्लोमेसी, गवर्नेंस। एंटोनिम क्या होगा?
स्किलफुल मैनेजमेंट है ना, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। तो अच्छा जो मैनेजमेंट नहीं होगा हम बोलते हैं कि वो इनएप्ट है ना, इनएप्टीट्यूड या फिर मिसमैनेजमेंट। टेररिज्म शुड नॉट बी यूज्ड एज अ टूल ऑफ स्टेट क्राफ्ट, यानी कि किसी भी देश के अच्छे मैनेजमेंट के लिए टेररिज्म का प्रयोग नहीं होना चाहिए। टेररिज्म शुड नॉट बी यूज्ड एज अ टूल ऑफ स्टेट क्राफ्ट। ब्लिट्सक्रीग, ब्लिट्सक्रीग का मतलब क्या होता है? स्विफ्ट एंड इंटेंस मिलिट्री अटैक, मतलब बहुत ही तेजी से और बहुत ही इंटेंसिटी के साथ में, बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में और बहुत स्पीड में कोई काम हो तो उसको हम कहते हैं ब्लिट्सक्रीग। ठीक है, ऑनस्लॉट या फिर अटैक, एंटोनिम क्या होगा? पीछे हट जाना, रिट्रीट या फिर विड्रॉल, रिट्रीट या फिर विड्रॉल। द कंट्री लॉन्च्ड अ डिजिटल ब्लिट्सक्रीग टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन। देश ने क्या किया? एक डिजिटल ब्लिट्सक्रीग लॉन्च किया जो मिस कम्युनिकेशन है उसको काउंटर करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए। द नेक्स्ट वर्ड इज रिटेलिएशन। रिटेलिएशन मतलब पलटवार, ION एंडिंग वर्ड है, नाउन है। रिटेलिएशन मतलब पलटवार, द एक्ट ऑफ रिटर्निंग एन अटैक। हमला किया, जवाबी हमला होगा, रिटेलिएशन होगा। रिवेंज, रिप्राइजल, रिवेंज, रिप्राइजल, सभी वर्ड्स आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं कई बार और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉरगिवनेस और रिकंसिलिएशन, फॉरगिवनेस और रिकंसिलिएशन इसके एंटोनिम्स हैं। एनी मिलिट्री रिटेलिएशन कुड स्पार्क अ डेंजरस एस्केलेशन। कोई भी मिलिट्री रिटेलिएशन अगर हुआ, जवाबी हमला हुआ, तो एक बहुत ही खतरनाक एस्केलेशन यानी मामला बढ़ सकता है, गंभीर हो सकता है। एस्केलेशन, एस्केलेशन मतलब बढ़ना। ठीक है, नाउन है, ION एंडिंग वर्ड है। हर वर्ड के साथ में हम पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्योंकि अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से आइडेंटिफाई करोगे आप उसको बिल्कुल सही तरीके से सेंटेंस में यूज कर पाएंगे, सेंटेंसेस सही बना पाएंगे इन वर्ड्स को जब आप सेंटेंसेस में यूज करेंगे। एस्केलेशन एक नाउन है, इसका मतलब होता है इंक्रीज होना, तीव्रता में इंक्रीज होना, इंक्रीज इन द इंटेंसिटी या सीरियसनेस में इंक्रीज होना। इंटेंसिफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन है ना, एम्पलीफाई करना, हम साउंड को एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफायर यूज करते हैं। एम्पलीफाई मतलब किसी चीज को और बड़ा बना देना है ना, एम्पलीफाई करना। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? डी एस्केलेशन या फिर रिडक्शन, कमी आना। ठीक है, बढ़ने का एंटोनिम होगा कम होना। डिप्लोमैट्स आर वर्किंग टू प्रिवेंट एन एस्केलेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। डिप्लोमैट्स जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एस्केलेशन, ये मामला बहुत ज़्यादा ना बढ़े उसके लिए डिप्लोमैट्स भी काम कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, स्टूडेंट्स हमारे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है, सो वो आप जो बैच है आपके लिए वो कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच है। ठीक है, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, द बैच दैट यू रिक्वायर इज कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच। और यहाँ पर आपको 200 आवर्स का VOD लेसन्स मिलेंगे, VOD क्लासेस मिलेगी, जहाँ पर डेडिकेटेड ग्रामर सेशंस है, डेडिकेटेड प्रीवियस ईयर्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, डेडिकेटेड बिल्कुल सेपरेट आपके वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स और कॉम्प्रिहेंशन के भी सेशंस है। ठीक है, नाउ अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ पे आपको इन डेप्थ ग्रामर सिखाया जाएगा, और अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए होता है बहुत सारा प्रैक्टिस, जो कराया जाएगा आपके स्पोकन इंग्लिश जूम एक्सप्रेस बैच में। दोनों भी बैचेस आपके अवेलेबल है सरीन पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर, और अगर आप कोड न्यू यूज करेंगे तो ऑलरेडी एप्लीकेबल जो आपके डिस्काउंट्स होंगे उस पर 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल। परसुएशन स्ट्रैटेजी, परसुएशन स्ट्रैटेजी मतलब अपनी बात मनवाने वाली स्ट्रैटेजी। ऑन द सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस ड्रिल्स, सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, पहले ये देखते हैं प्रिपेयर्डनेस मतलब तैयारी, सिविल प्रिपेयर्ड, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, डिफेंस मतलब अगर हमला होता है तो अपना बचाव कैसे करना है उसकी तैयारी। सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस मतलब आम आदमी अपने आप को कैसे तैयार करे। ठीक है, उसके ड्रिल्स होने वाले हैं। पाकिस्तान मस्ट हैंड ओवर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट्स टू इंडिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि थोड़ा भी इधर उधर कर लो, आपको जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट्स है उनको इंडिया के हवाले करना पड़ेगा। बहुत हो गया। ठीक है,
सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 50 years, 50 सालों में पहली बार India has been told that it is on the threshold of a full scale war. थोड़ी बहुत नोक झोंक या लड़ाई नहीं, फुल स्केल वॉर के कगार पर है इंडिया। 50 सालों में पहली बार ये कहा गया है कि फुल स्केल वॉर या जंग छिड़ सकता है। अब इसी के लिए जनता को भी तैयार किया जा रहा है। द ड्रिल्स सीक टू ब्रिंग दैट वॉर इनटू पीपल्स कॉन्शियसनेस। लोगों के ये जो ड्रिल्स हो रहे हैं, ये लोगों के दिमाग में ये बिठा देने के लिए कि हो सकता है और अगर हमला हुआ तो अपना बचाव कैसे करना है, ठीक है। नॉट एज अ मीडिया इवेंट बट एज अ वे ऑफ प्रिपेयरिंग देम फॉर व्हाट कुड अनफोल्ड इन देयर लाइफ्स। जो हो सकता है, ठीक है। हमारी जनरेशन काफ़ी कुछ देख रही है, कोरोना देखा, अब वॉर भी हो सकता है, ठीक है। और अगर हुआ तो अपना बचाव कैसे करना है, उसी की तैयारी है ये। सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इज अ की एलिमेंट ऑफ वॉर स्ट्रैटेजी। वॉर स्ट्रैटेजी का ये की एलिमेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, राइट। These drills will help to take stock of how common people, those responsible for key civil assets and trained personnel will interact and act in a war-like situation. अगर war-like situation हुआ तो इसमें सिर्फ जनता का नहीं, common people, आम आदमी के साथ साथ those responsible for key civil assets, जो important civilian assets हैं, उनके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, आम जनता कैसे रिएक्ट करती है, और जितने भी ट्रेंड पर्सनल हैं वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। विल इंटरैक्ट एंड एक्ट इन अ वॉर लाइक सिचुएशन, ये इसका एक टेस्ट होगा। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इज अनदर मैटर ऑल टुगेदर। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस तो एक टोटली अलग मैटर है। द गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज नॉट वर्कड एट नेशनल वॉर लाइक मोबिलाइजेशंस। मोदी जी पीछे नहीं हटे हैं। नेशनल वॉर लाइक मोबिलाइजेशंस मतलब तैयारी। बिल्कुल केंद्र सरकार के लेवल पे, नेशनल लेवल पर जो वॉर मोबिलाइजेशंस हो रहे हैं, ये करने से मतलब युद्ध की जो तैयारी है, युद्ध की तैयारी करने से मोदी जी पीछे नहीं हटे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज नॉट वर्कड एट, ठीक है, फ्रॉम डिमोनेटाइजेशन थ्रू स्वच्छ भारत to the lights off during COVID-19 that also tested electric grid resilience. There have been many projects that have sought to tell the people that they have to be in mission mode. देखो कितनी सारी बातें, पिछला पूरा टर्म हमारे सामने है ना। चाहे हम डिमोनेटाइजेशन की बात करें, अचानक एकदम मोदी जी मतलब लाइव आते हैं और डिमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया, ठीक है। स्वच्छ भारत, जहां बड़े छोटे सब मिलके सफाई अभियान में लग जाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, चाहे कोविड-19 जैसा बहुत ही खतरनाक समय, और उसमें भी लाइट्स ऑफ करना, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिक ग्रिड रेजिलियंस भी चेक हुआ, ठीक है। देयर हैव बीन मेनी प्रोजेक्ट्स, कई सारे ऐसे अवसर आए दैट हैव सॉट टू टेल द पीपल, और इन सभी अवसरों में आम जनता को एक ही संदेश दिया गया, दैट हैव सॉट टू टेल द पीपल दैट दे हैव टू बी इन मिशन मोड। हर वक्त मिशन मोड में रहना है, ठीक है। कभी भी कुछ भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, आपको तैयार होना है, ठीक है। ग्रिड रेजिलियंस इज वंस अगेन बीइंग टेस्टेड बाय द ड्रिल्स। ग्रिड रेजिलियंस एक बार कोविड-19 के समय में चेक हुआ था, अब फिर एक बार चेक होगा, ठीक है, बाय द ड्रिल्स। ये जो ड्रिल्स होंगे उसी में चेक होगा थ्रू ब्लैकआउट्स, ठीक है। ब्लैकआउट होने वाला है, आप सबको पता है, तैयार रहना है आप सभी को, ठीक है। वॉर्स एंड वॉर लाइक सिम्युलेशन, सिम्युलेशन का मतलब है एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। वॉर एंड वॉर लाइक सिम्युलेशन, जंग और एक जंग जैसा पूरा सिचुएशन बनाना, उसको बोलते हैं वॉर लाइक सिम्युलेशन, ठीक है। can serve to bring up consciousness and produce more social cohesiveness and a focus on common larger goals. यानी कि जो ये वॉर और वॉर जैसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि आपका प्रिपेयर्डनेस, आपकी तैयारी चेक हो सके, वॉर लाइक सिम्युलेशन जो हैं ये ब्रिंग अप कॉन्शियसनेस, मतलब कॉन्शियसनेस, हमारी जो जागरूकता है उसको बढ़ाएंगे, और इससे और ज्यादा सोशल कोहेसिवनेस, मतलब समाज में लोगों को कैसे मिल के काम करना है ऐसे सिचुएशंस में, ठीक है, इन सब चीजों को बढ़ाएंगे। एंड अ फोकस ऑन कॉमन लार्जर गोल्स।
हमें अपने अपने बारे में नहीं सोचना है, कॉमन और लार्जर जो गोल्स है उस पर फोकस रखना है, ठीक है। दे कैन प्रिपेयर द पीपल फॉर हार्डशिप्स विदाउट दे आर लूजिंग मोरल। ये जो ड्रिल्स हैं ये हिम्मत तोड़ने के बदले, ठीक है, बिना हिम्मत तोड़े, लूजिंग मोरल मतलब हिम्मत तोड़ देना या फिर निराश कर देना, बिना निराश किए या हताश किए, ये क्या करेगा, लोगों को मुश्किल समय के लिए तैयार करेगा। दे कैन प्रिपेयर द पीपल फॉर हार्डशिप्स विदाउट दे आर लूजिंग मोरल, ठीक है। द अदर साइड इज ऑफ कोर्स डिस्ट्रक्शन। जो दूसरा साइड है वो हमें पता है कि डिस्ट्रक्शन बहुत होगा, ठीक है। इन द आईज ऑफ मेनी इंक्लूडिंग पॉसिबली द गवर्नमेंट, पहलगाम वॉज इंडियाज 9/11, वो इंडिया का 9/11 था। इफ नॉट इन इट्स स्केल बट इन द रिस्पॉन्स, अगर स्केल में नहीं तो रिस्पॉन्स में पहलगाम जो है वो इंडिया के लिए 9/11 के बराबर था। दिस व्यू होल्ड्स दैट पाकिस्तान इज द अफगानिस्तान ऑफ 2001। जैसे 9/11 के बाद में अफगानिस्तान टारगेट में आ गया था 2001 में, बिल्कुल वैसे ही अब आज के समय में पहलगाम के बाद पाकिस्तान आज का अफगानिस्तान है इंडिया के लिए। A nation coming apart with only religious zealots, ठीक है, a nation coming apart with only religious zealots, holding it together using terror as the only statecraft। अब ये एक ऐसा नेशन है जो टेरर को एज अ स्टेटक्राफ्ट यानी कि स्टेट को चलाने की स्किल के लिए के तौर पर यूज करता है, ठीक है, जो बहुत गलत है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था, आई हियर यू in the rubble of the World Trade Center was followed by a blitzkrieg that sought to bomb the nation into the Stone Age। अब आप देखिए यहाँ पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था आई हियर यू, कहाँ पे, इन द रबल, रबल मतलब जो WTC पर वार हुआ था और जो मलबा गिरा था, ठीक है, तो इन द रबल ऑफ द WTC जॉर्ज बुश ने कहा था आई हियर यू, मतलब मैं आपको सुन सकता हूँ। और इसके बाद क्या हुआ था, ब्लिट्जक्रीग हुआ था, है ना, बहुत ही फास्ट और इंटेंस अटैक हुआ था, दैट सॉट टू बॉम्ब द नेशन इनटू द स्टोन एज। और फिर उसके बाद में जो बॉम्बिंग शुरू हुई थी कि उसको स्टोन एज में वापस लेके चले गए थे, है ना, इतना वहां पे डिस्ट्रक्शन किया गया था। द US had zero risk of any retaliation then। उस वक्त जब US ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया तो यूएस के ऊपर जवाबी हमला होने का जीरो रिस्क था, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज प्रॉमिस टू परस्यू टेररिस्ट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ। मोदी जी ने एक भाषण में कहा है कि वी विल परस्यू द टेररिस्ट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब क्या, कि दुनिया के अंत तक हम तुम्हारा पीछा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। So, promise to pursue the terrorists to the end of the earth comes with the risk of a furious retaliation। जब उस वक्त जॉर्ज बुश ने कहा था आई हियर यू और उसके बाद जो धड़ाधड़ हमले शुरू हुए थे, अटैक्स और बॉम्बिंग शुरू हुआ था, यूएस का 0% रिस्क था रिटेलिएशन का, मतलब जवाबी हमला यूएस पर होने का 0% चांसेस था, मतलब कोई चांस नहीं था कि रिटेलिएशन होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ही गुस्से में रिटेलिएशन हो सकता है, ठीक है। Comes with the risk of a furious retaliation if the pursuit means full-fledged war। अगर आतंकवादियों का पीछा करने का मतलब इसके रिटेलिएशन हुआ तो एक full-fledged war भी छिड़ सकता है। While testing civil defense preparedness is one thing, कहा जा रहा है कि सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस तैयार चेक करना तो एक चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। A real war is highly dangerous escalation। अगर सच में युद्ध छिड़ गया तो ये बहुत ही डेंजरस एस्केलेशन हो जाएगा, ठीक है। That will do little good to the narrative of India being an economic powerhouse, ठीक है। इससे इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, ये जो इमेज है इसके लिए तो कोई फायदा नहीं होगा। ready to take its place in a multipolar world as a true and responsible leader। So इंडिया का ये जो इमेज है कि ये एक इकोनॉमिक पावर हाउस है और इंडिया तैयार है इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक ट्रू और रिस्पॉन्सिबल लीडर बनने के लिए, इस इमेज के लिए कोई फायदा नहीं होगा। The government must keep its options open so that
पाकिस्तान may be persuaded to walk back from the brink by agreeing to hand over terror leaders. मतलब ये जो ब्रिंक है, ये जो बिल्कुल युद्ध के कगार पे दोनों देश आ गए हैं, हमारे जो गवर्नमेंट में लीडर्स हैं जो बातचीत कर रहे हैं, वो ऑप्शंस रखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान टेररिस्ट को हमारे हवाले करने के लिए तैयार हो जा रहा है तो सारी चीज़ें नॉर्मल सिचुएशन पे लेके आई जा सके, इसके लिए हमें तैयार रहना है. द गवर्नमेंट मस्ट कीप इट्स ऑप्शंस ओपन सो दैट पाकिस्तान मे बी परसुएडेड टू वॉक बैक फ्रॉम द ब्रिंक. ये जो ब्रिंक है, ये जो युद्ध का कगार है, इससे पीछे हट सके. कैसे हटेगा? सिर्फ एक ही कंडीशन है, बाय अग्रीइंग टू हैंड ओवर टेरर लीडर्स ऑफ द एलईटी, जैश ए मोहम्मद एंड फ्रिंज आउटफिट्स. लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और फ्रिंज आउटफिट्स जो है, इनके जितने भी लीडर्स हैं टेरर वाले रिस्पॉन्सिबल, अगर ये हमारे हवाले करने के लिए तैयार है तो सारा कुछ मामला नॉर्मल पर लेके जाने के लिए हमें ऑप्शंस रखना चाहिए. इंडियाज नॉन मस्क्यूलर रिस्पॉन्स टू 26/11 brought much shame to Pakistan, and the Pakistan media willingly brought more shame to its government by turning its focus on Ajmal Kasab's village and family. 26/11 में जो अटैक हुआ था, ठीक है, उसका इंडिया ने नॉन मस्क्यूलर मतलब बिना कोई ताकत दिखाए जो इंडिया ने रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, इससे पाकिस्तान को बहुत शर्मिंदगी हुई. ब्रॉट मच शेम टू पाकिस्तान. और पाकिस्तानी मीडिया और अपने देश का बुरा हाल कर रही थी. कैसे? अजमल कसाब का गांव कहाँ है, उसकी फैमिली की ओर फोकस करके, ठीक है. सो पाकिस्तानी मीडिया विलिंगली ब्रॉट मोर शेम, और शर्मिंदगी अपने सरकार के लिए लेके आई. कैसे? मोर शेम टू इट्स गवर्नमेंट बाय टर्निंग इट्स फोकस ऑन अजमल कसाब्स विलेज एंड फैमिली. Perhaps the civil defense preparedness drills will serve as a psyops, signaling India's intent that could make Pakistan see the folly. Folly का मतलब होता है mistake, ठीक है. ये एक psyops की तरह यूज हो रहा है, हो सकता है, ठीक है. Perhaps शायद civil defense preparedness शायद एक psyops की तरह यूज हो रहा हो, जिससे कि इंडिया का मकसद दिख जाए, ठीक है, इंडिया का इंटेंट दिख जाए कि पाकिस्तान अपनी गलती देख ले ऑफ यूजिंग टेरर, ठीक है. हो सकता है शायद पाकिस्तान अपनी गलती देख ले एज अ टैक्टिक इन जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट्स, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन फॉर टुडे, ठीक है. व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इन द पैसेज? पैसेज में ऑथर का टोन क्या है? सरकास्टिक है, अलार्मिस्ट है, एनालिटिकल है, या फिर ह्यूमरस है? You can get confused. Let me see if you can answer the question. Correct answers comment box में pinned होंगे. According to the passage, what is one of the key purposes of the civil defense preparedness drill? ये जो preparedness drill है, इसका key purpose क्या हो सकता है according to the passage? To initiate war, जंग छेड़ना, to test public obedience during elections, elections के समय में जनता क्या करेगी वो देखना, टू प्रिपेयर सिविलियंस फॉर पॉसिबल वॉर कंडीशन, या फिर टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजेज. क्या पर्पस हो सकता है सिविल डिफेंस प्रिपेयरनेस ड्रिल्स का? व्हाट इज इम्प्लाइड? इम्प्लाइड मतलब इनडायरेक्टली क्या कहा जा रहा है? बाय द कंपैरिजन ऑफ पहलगाम टू इंडियाज 9/11. पहलगाम को इंडिया का 9/11 कहकर इस कंपैरिजन में क्या कहा जा रहा है? इम्प्लाई करना मतलब इनडायरेक्टली क्या कहा जा रहा है? इट कॉज्ड ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल, इट लेड टू इंक्रीज्ड टूरिज्म इन इंडिया, इट मे जस्टिफाई अ स्ट्रॉन्ग रिटेलिएटरी स्टैंस, या इट वॉज हैंडल्ड विदाउट एनी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट. क्या कहा जा रहा है? क्या इम्प्लाइड है? मतलब बिना लिखे. अगेन इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन. कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं? आई वुड लाइक टू सी. गिव योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन चेक योर करेक्ट आंसर्स इन द पिन्ड कमेंट्स. वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोबिलाइजेशन? वर्ड मोबिलाइजेशन का क्या मीनिंग है पैसेज में बताएंगे. ट्रूप्स रिलीज करना ड्यूटी से, असेंबल करना और प्रिपेयर करना, ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन, या फिर स्टॉपिंग मिलिट्री ऑपरेशंस. मोबिलाइजेशन का क्या मतलब हो सकता है फटाफट से बताएंगे. और इनडायरेक्ट स्पीच आप मुझे बताएंगे. आपको पता है इनडायरेक्ट स्पीच आपके CAPF यूपीएससी के CAPF के एग्जाम में
एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एमटीएस, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल, ठीक है, जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं सभी एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस आते ही हैं. सो आप मुझे बताएंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड वी विल परस्यू टेररिस्ट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ. इसका ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, आप मुझे आंसर कमेंट करके बताएंगे. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू अंडरस्टूड द आर्टिकल. कुछ वोकैब आपको सीखने को मिला. कौन सा वोकैब आपने पहली बार, आज जितने भी हमने वोकैब किए उसमें से कौन सा वर्ड है जो आपने आज पहली बार सुना या आपको बहुत अच्छा लगा? कमेंट करके बताएंगे. सेशन कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. और मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें. सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें. जय हिंद एवरीवन.